हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है रीज़न फॉर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। तो इसमें पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे कि इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि यूनियन ज़्यादा पावरफुल है फेडरल यूनिट से, यानी फेडरल यूनिट्स मतलब प्रोविंशियल यूनिट्स। ओके, उससे ज़्यादा पावरफुल है। कैसे पावरफुल है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि यूनियन के पास पावर है कि वो स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को, उनके नेम्स को, उनके एरियाज़ को यूनिलेटरली चेंज कर सकता है। ओके, तो दैट इज़ वाई हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो यूनियन की तरफ बायस है। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हम लोगों ने फेडरलिज्म अडॉप्ट किया है वो इंडिया में सक्सेसफुल रहा है और इसके रीजंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइंड रखना पड़ेगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि विदाउट इसके कोई भी यूनिट अपने जुरिसडिक्शन से आगे निकल सकती है। ओके, बट ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बिफोर 1990 जब सेंटर और स्टेट में, सेंटर और मोस्ट ऑफ जो स्टेट्स हैं वहाँ पे एक ही पार्टी रूलिंग है, एक ही रूलिंग पार्टी है। तो ऐसे टाइम पे वो लोग क्या करते थे, जहाँ पे दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, पावर का मिसयूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके वो लोग स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते थे। ओके, तो फिर हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि सर जब कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फेडरलिज्म की सक्सेस का रीज़न, एक्चुअल रीज़न नहीं है, तो फिर एक्चुअल रीज़न है क्या? तो बच्चे एक्चुअल रीज़न में हम लोग बात करेंगे तो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक नेचर है। ओके, इंडिया का जो डेमोक्रेटिक नेचर है और इंडिया की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वही फेडरलिज्म के एक्चुअल सक्सेस का रीज़न है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा था, श्रीलंका के अंदर देखा तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक आइडियाज़ का एब्सेंस है, तभी सिंगल तमिल पीपल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बट इंडिया के अंदर क्या है, हम लोग अपनी डाइवर्सिटी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और जो हमारा डिज़ायर है एक साथ रहने का वो हम लोग के अंदर है। और यही जो आइडियाज़ हैं जो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ये अल्टीमेटली हमारे अंदर डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को डेवलप करते हैं। और जब हमारे अंदर डेमोक्रेटिक आइडियाज़ रहेंगे, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के लिए रिस्पेक्ट रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग फेडरलिज्म की रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट करते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो देखो यहाँ पे एक वर्ड है सेंट्रल। ओके, सेंट्रल का सेंट्रलाइजेशन मतलब, सेंट्रलाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है जब हम सारी पावर को एक जगह कंबाइन करते हैं। ओके, तो इट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। तो अगेन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कोई पावर एक पर्सन के पास है, वो क्या कर रहा है, पर्सन के पास, इंस्टीट्यूशन के पास, जिसको भी मान सकते हैं आप, उसके पास है और वो अपनी पावर को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर को शेयर करना या पावर को डिवाइड करना। बट हमारे सामने क्वेश्चन ये आ रहा है कि पावर को शेयर किसके साथ करना है। ओके, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को लोकल गवर्नमेंट यानी म्यूनसिपैलिटीज़ को या फिर पंचायत को देती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है कि अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन या फिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, तो अगर नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आएगा या बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आएगा तो आपका आंसर सेम रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मानना देखना पड़ेगा कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का इसका बेसिक आइडिया है उसका मतलब यही है कि हमारी जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके, वो प्रॉब्लम्स बेसिकली लोकल लेवल से रिलेटेड होती है और अगर हम उनको लोकल लेवल पे ही सेटल कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसको अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम लोकल लेवल की प्रॉब्लम है, उसके लिए अगर हम लोग यूनियन लेवल और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के का इंतज़ार करेंगे कि वो आगे इसको सॉल्व करे, तो लोकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो लोकल लेवल की होती हैं, तो अगर वो प्रॉब्लम्स को लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बट लोकल लेवल पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे जब तक उनके पास इस तरह की पावर नहीं रहेगी। ओके, तो दैट इज़ वाई सेंट्रल और यूनियन से हम लोग पावर लेके क्या करते हैं, पंचायत को या म्यूनसिपैलिटीज़ को देते हैं। और सेकेंड थिंग क्या है कि जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स है, ओके, उससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो हमारे लोकेलिटीज़ के पीपल्स के पास ज़्यादा रहती है, उनके पास ज़्यादा बेटर आइडिया है और कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। जैसे एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के पीपल्स ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है या फिर उस प्रॉब्लम के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है। बट अगर उसी प्रॉब्लम को अगर हम लोग यूनियन से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से सॉल्व करवाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्चुअल नॉलेज ही नहीं रहेगी, तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो दैट इज़ वाई जो हमारी लोकल प्रॉब्लम्स है उसको हमें लोकल लेवल पे सॉल्व करना चाहिए और लोकल पीपल के थ्रू सॉल्व कराना चाहिए। और अगर हम लोग उनको मनी देंगे तो लोकल लेवल पे जो पीपल्स हैं उनको नॉलेज अच्छी है लोकल प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो उस मनी का बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं।
ओके। देन एट द सेम टाइम अगर हम लोग बात करें कि लोकल लेवल के पीपल जो हैं उनको वो अगर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग मतलब जो उनकी लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनमें उनको हम लोग पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो ये एक्चुअल में हमें क्या करता है, एक तरह की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की जो हैबिट है उसको इंक्रीज़ करता है, यानी हमारे अंदर डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को और ज़्यादा डीपन करता है। ओके, तो इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो लोकल गवर्नमेंट क्या है, इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है उससे अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, हमें लोकल लेवल का जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसको प्रमोशन मिलता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो इसका डेवलपमेंट की अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि जब फर्स्ट पार्ट इट मीन्स बिफोर 1992, मतलब बिफोर 1992 मतलब 1950 से, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ है उस वहाँ से लेकर 1992 तक, और उसके बाद फिर 1992 से लेकर अब तक। तो आप कहोगे कि सर ये 1992 वाला ईयर ही क्यों चूज़ किया, 1993 क्यों नहीं किया, तो ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि बिफोर 1992 इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किस टाइप का था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये डिसेंट्रलाइजेशन के इम्पोर्टेंस को वो लोग जानते थे, और उन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट्स भी किए थे कि थ्रू द डिसेंट्रलाइजेशन लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट्स हैं जो विलेज लेवल पे हो और टाउन लेवल पे हो उनको पावर ट्रांसफ़र की जाए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और बहुत सारे विलेजेस में और टाउन्स में, अर्बन एरियाज़ में पंचायत को और म्यूनसिपैलिटीज़ को सेटअप भी किया गया था, बट उनके साथ बहुत सारी लिमिटेशन थी। ओके, अभी लिमिटेशन किस टाइप की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लोकल गवर्नमेंट्स थी ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होती थी। देन इनके जो इलेक्शंस होते थे वो भी रेगुलर नहीं होते थे। ओके, मतलब रेगुलरली मतलब जो हमारा जैसे हमारा लोकसभा है तो एवरी 5 ईयर हम लोग देखते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन हो जाता है। तो इस टाइप की रेगुलरिटी जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट के साथ नहीं थी। देन सेकंड थिंग अगर हम लोग बात करें तो लोकल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं थी और उनके पास खुद के रिसोर्सेज नहीं थे, उनको हमेशा स्टेट गवर्नमेंट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपने रिसोर्सेज के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता था। तो इन अदर वर्ड कहें तो हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन था ना 1992 से पहले वो बहुत ही इफेक्टिव इतना नहीं था। ओके, बट आफ्टर 1992 ओके हमारा जो ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ ये काफ़ी इफेक्टिव हो गया। क्यों इफेक्टिव हो गया, क्योंकि इन 1992 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। ओके, तो इट मीन्स 1992 हमने क्यों डिवाइडिंग लाइन बना था, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके ही हम लोगों ने क्या किया, हमने लोगों ने अमेंडमेंट कर दिया और कहा कि अब हमारे कंट्री में एक लेवल की गवर्नमेंट और है जिसको हम लोग क्या कहते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट। ओके, तो इट मीन्स अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया कि रेगुलर इलेक्शंस कराने पड़ेंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के। और सेकंड थिंग ये जो लोकल बॉडीज़ हैं इनके अंदर जो पीपल्स इलेक्ट होंगे उनके अंदर SC ST और OBCs को के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया, मतलब जो उनके एग्जीक्यूटिव हेड्स होंगे वो इन पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीपल्स के थ्रू रिजर्व सीट में उनको रिजर्वेशन दिया गया। देन यही जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम था ये वीमेंस के लिए भी किया गया कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वीमेंस, मतलब वीमेंस का भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन हो लोकल गवर्नमेंट में, म्यूनसिपैलिटी में या फिर पंचायत में, उसके लिए क्या किया 1/3 सीट्स को वीमेंस के लिए रिजर्व किया और एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन को कराएगा, और वो कौन सी है, वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसको क्रिएट किया गया ईच स्टेट में। ओके, सभी स्टेट की अपनी स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा और उनका क्या वर्क होगा, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। तो अभी आप मेरे को एक आंसर करो कि इंडिया के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन कौन कराता है। जैसे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी है उसके इलेक्शंस स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, तो ऐसे लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके इलेक्शंस इंडिया में कौन कराता है, कौन सी इंस्टीट्यूशन को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देख रहे हैं कि आफ्टर 1992 चीज़ों को रेगुलराइज किया, और कैसे रेगुलराइज किया, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, देन जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे कुछ पावर्स को लिया गया, लाइक पावर और रेवेन्यू सोर्सेज को लिया गया और उनको लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को दिया गया ताकि वहाँ से वो अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जनरेट कर सके और उनकी थोड़ी डिपेंडेंसी स्टेट के ऊपर कम हो और वो थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाए। ओके, तो बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो नेचर है ना पावर शेयरिंग का और इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, ये अभी भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग लोकल पंचायत्स और म्यूनसिपैलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।